राजस्थान के फलोदी में आपका स्वागत है। चलिए आज इस निर्वाचन क्षेत्र को सिर्फ सुर्खियों से नहीं बल्कि इसके लोगों की जिंदगी से जुड़े आंकड़ों से समझते हैं, क्योंकि यही आंकड़े शासन के लिए एक बेहतर ब्लूप्रिंट की नींव रखते हैं। तो हमारा सफर 6 पड़ावों से गुजरेगा। हम फलोदी की जमीन से शुरू करेंगे, फिर उसकी राजनीतिक नब्ज को आंकड़ों में पढ़ेंगे। हम हाल के चुनावी फैसले की चीरफाड़ करेंगे, लोगों की असल शिकायतों को सुनेंगे और फिर इन सब को मिलाकर शासन के लिए एक प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे। यह सिर्फ एक विश्लेषण नहीं है, ये एक रास्ता है। देखिए, किसी भी जगह की राजनीति को समझने के लिए ना पहले उसकी मिट्टी और उसके लोगों को समझना पड़ता है। तो चलिए आंकड़ों के समंदर में उतरने से पहले फलोदी के दिल को महसूस करते हैं। फलोदी की राजनीति वो इसकी सूखी मिट्टी में ही बसी है। ये एक ऐसा रेगिस्तानी इलाका है जहां पानी की हर बूंद और जमीन का हर टुकड़ा एक राजनीतिक कहानी कहता है। यहां जिंदगी और वोट का संघर्ष एक दूसरे से इतना जुड़ा हुआ है कि आप उन्हें अलग कर ही नहीं सकते। यहां पर एक तरफ तो पीढ़ियों से चले आ रहे किसान हैं जो हर साल उम्मीद से आसमान की तरफ देखते हैं, और दूसरी तरफ है नई पीढ़ी जो बेहतर मौके चाहती है। तो यहाँ की जो राजनीतिक कहानी है ना, वो असल में मौसम का मिजाज लिखता है। एक खराब मानसून या एक अच्छी बारिश पूरे चुनावी समीकरण को बदल सकती है। अच्छा, तो जमीन की कहानी तो हमने समझ ली। अब वक्त है उन आंकड़ों और देखने का जो इस चुनावी रणभूमि की असली तस्वीर दिखाते हैं। और हां, एक बात याद रखेगा, ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये लोगों की उम्मीदों और निराशाओं का आईना है। तो फलोदी में कुल मिलाके 2,57,492 रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। ये संख्या हमें चुनावी ताकत का अंदाजा तो देती है, पर यह भी बताती है कि इतने बड़े ग्रामीण इलाके में हर एक वोटर तक पहुंचना कितना मुश्किल हो सकता है। यहां हर एक वोट कीमती है। और 2023 में इनमें से करीब 69.33% लोगों ने ही वोट डाला। यूं तो ये एक ठीक-ठाक भागीदारी है, पर कहानी का दूसरा पहलू भी है। इसका मतलब है कि लगभग 30% वोटर यानी करीब 7,500 लोग वोट डालने गए ही नहीं। ये 30% वो लोग हैं जो या तो निराश हैं या जिन्हें सिस्टम पर भरोसा नहीं है। यही वो फासला है जिसे पाटना किसी भी पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। और 2023 में जीत का अंतर कितना था? सिर्फ 10,784 वोट। ये बस एक नंबर नहीं है, ये उन लोगों की संख्या है जिन्होंने नतीजों का पलड़ा एक तरफ झुका दिया। 2.5 लाख से ज्यादा वोटरों वाले क्षेत्र में इतना कम मार्जिन दिखाता है कि मुकाबला कितना कड़ा था। ये जो अंतर है वो यहां इस चार्ट में साफ नजर आता है। देखिए, बीजेपी को मिले करीब 45% वोट, जबकि कांग्रेस और उसके सहयोगियों को मिले करीब 39%। ये जो 6.04% का फर्क है ना, बस इसी ने विजेता तय कर दिया। अब ये फर्क आया कहां से और क्यों आया, चलिए आगे समझते हैं। अब जरा पिछले 3 दशकों की कहानी देखते हैं। आप देखिए, 1993 में यह सीट कांग्रेस के पास थी, बहुत ही कम मार्जिन से। लेकिन फिर 1998 से हवा का रुख बदलने लगा। जरा 2013 के चुनाव पर नजर डालिए, जब बीजेपी ने 34,000 से भी ज्यादा वोटों के भारी अंतर से जीत हासिल की। वो एक लहर थी। हालांकि हाल के चुनावों में अंतर कम हुआ है, लेकिन ट्रेंड साफ है, फलोदी का मिजाज बदला है। तो सवाल यह है कि इन नंबरों का मतलब क्या है? आखिर 2023 में नतीजा ऐसा क्यों रहा? चलिए अब इन आंकड़ों के पीछे छिपी उन असली वजहों को समझते हैं जिन्होंने इस फैसले की पूरी कहानी लिखी। देखिए, 2023 का जो नतीजा था वो किसी एक वजह से नहीं आया, कई चीजें एक साथ हुईं। सबसे पहली बात, वोट का बंटवारा। जब आरएलटीपी जैसे तीसरे खिलाड़ी मैदान में आते हैं तो वो अक्सर सरकार के खिलाफ पड़ने वाले वोटों को बांट देते हैं, जिसका फायदा सत्ताधारी पार्टी को मिलता है। दूसरी बात, जातिगत समीकरणों में भी कुछ बदलाव देखा, और इन सबके ऊपर बीजेपी का विकास और सुरक्षा का नैरेटिव जमीनी मुद्दों पर भारी पड़ा। और आखिर में जमीनी संगठन की कमी तो साफ नजर आई। और यहीं पर एक जिम्मेदार और सोची समझी सार्वजनिक बहस की अहमियत समझ में आती है। जब हम इन चुनावी वजहों को समझते हैं तो हम सिर्फ हार जीत की बात नहीं करते, हम लोकतंत्र की सेहत की बात करते हैं। यही तो हमारे संवैधानिक लोकतंत्र की नींव है, जो हर नागरिक को सत्ता को जवाबदेह ठहराने की ताकत देता है और ये पक्का करता है कि हर आवाज सुनी जाए। एक बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए, चुनाव सिर्फ नंबरों, परसेंटेज या रणनीतियों का खेल नहीं होता। इन आंकड़ों के पीछे हैं लोग, उनकी उम्मीदें, उनकी चिंताएं और उनकी रोज की परेशानियां। अब हम उन शिकायतों को समझेंगे जो फलोदी की जमीनी हकीकत हैं। फलोदी की सबसे बड़ी, सबसे गहरी और शायद सबसे पुरानी तकलीफ है पानी।
अनियमित बारिश और नीचे जाता ग्राउंड वाटर यहाँ की जिंदगी को एक अनिश्चितता में बांध देता है। ये सिर्फ पर्यावरण की समस्या नहीं है। जब किसान का खेत सूखता है या एक माँ को पानी के लिए मीलों चलना पड़ता है, तो ये उनके वोट देने के फैसले पर सीधा असर डालता है। पानी के बाद जो दूसरी बड़ी चिंता है वो है रोजगार की, या यूं कहें बेरोजगारी की। जब लोकल लेवल पे काम नहीं मिलता तो नौजवानों के पास एक ही रास्ता बचता है, पलायन। घर, परिवार, जमीन सब छोड़ के शहरों की तरफ जाना पड़ता है। और जो मनरेगा जैसी योजनाएं हैं भी, उनमें पेमेंट में देरी इस संकट को और बढ़ा देती है। और फिर बात आती है सेहत की, स्वास्थ्य सेवाओं की। 1 मिनट के लिए सोचकर देखिए, आपके घर में कोई अचानक बीमार पड़ जाए और सबसे नजदीकी अच्छा अस्पताल मीलों दूर हो। वो सफर, वो चिंता, वो बेबसी, ये दूरी अक्सर जिंदगी और मौत के बीच का फासला बन जाती है। ये फलोदे के कई परिवारों के लिए एक कड़वी हकीकत है। और देखिए, ये सारी समस्याएं अलग अलग नहीं हैं, ये सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जैसे बिजली बार बार जाती है तो सिंचाई रुक जाती है, बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ता है, रेशन सिस्टम में कमी हो तो घर का चूल्हा जलाना मुश्किल हो जाता है, और अगर फसल खराब हो जाए और मदद न मिले तो किसान कर्ज में डूब जाता है। एक समस्या दूसरी को जन्म देती है। तो सवाल ये उठता है कि इन सब शिकायतों, इन आंकड़ों, इन समस्याओं का किया क्या जाए। देखिए, किसी भी विश्लेषण का असली मकसद सिर्फ समस्या बताना नहीं होता, बल्कि रास्ता दिखाना होता है। अब हम देखेंगे कि कैसे इन सब जानकारियों को शासन के लिए एक ठोस एक्शन लेने लायक ब्लूप्रिंट में बदला जा सकता है। किसी भी रणनीति की पहली सीढ़ी होती है अपनी ताकत और कमजोरियों को ठीक से समझना। तो एक तरफ क्या है? एक अनुभवी लोकल उम्मीदवार का होना, ये एक बड़ी ताकत है। बीएपी के साथ गठबंधन से आदिवासी वोटों को साथ लाने का एक बड़ा मौका है, और पानी जैसा मुद्दा लोगों से सीधे जुड़ता है। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी की मजबूत सत्ता, कमजोर जमीनी संगठन और मुश्किल जातिगत समीकरण, ये बड़ी चुनौतियां हैं। तो इन चुनौतियों से निपटने के लिए एक बहुत ही अनुशासित 90 दिन की रणनीति चाहिए। इसको हम 3 हिस्सों में देख सकते हैं। पहले 30 दिन सर्वे करके जमीन की नब्ज पकड़ना, अगले 30 दिन घर घर जाकर संपर्क बढ़ाना, और आखिरी 30 दिनों में पूरी ताकत से वोटरों को पोलिंग बूथ तक लाने पर फोकस करना। ये एक साइंटिफिक प्रोसेस है। और हां, आज के जमाने में जमीन का काम तब तक अधूरा है जब तक उसके साथ एक मजबूत डिजिटल रणनीति ना हो। व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, ये 2 धारी तलवार हैं। एक तरफ अपना संदेश सीधे और तेजी से लोगों तक पहुंचाने के लिए, और दूसरी तरफ, और ये ज्यादा जरूरी है, गलत सूचना और अफवाहों का तुरंत जवाब देने के लिए। लेकिन इस डिजिटल ताकत के साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। जो नया प्राइवेसी का ढांचा है, वो हमें एक जरूरी बात याद दिलाता है कि वोटर की हर जानकारी निजी होती है। इसे हमेशा उनकी सहमति से ही लेना चाहिए, और सिर्फ उसी काम के लिए इस्तेमाल करना चाहिए जिसके लिए ये दी गई है। ये सिर्फ कानून नहीं, बल्कि हर व्यक्ति की गरिमा का सम्मान है। तो आखिर में ये सारी बातचीत सिर्फ फलोदी में कौन जीता या कौन हारा, इसके बारे में नहीं है। ये राजनीति से कहीं आगे एक बड़े मकसद की बात है। ये इस बारे में है कि कैसे डेटा और रणनीति का सही इस्तेमाल करके एक ऐसा नेतृत्व बनाया जाए जो सिर्फ चुनाव न जीते, बल्कि सच में लोगों की सेवा करे। तो हम इस आखिरी और सबसे अहम सवाल पर आते हैं। जब डेटा डिग्निटी यानी कि गरिमा से मिलता है, तो क्या गवर्नेंस यानी कि शासन सच में लोगों की सेवा कर सकता है? ये सवाल इस पूरी चर्चा का निचोड़ है, और शायद एक बेहतर राजनीति की चाबी भी। इसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना है। यदि आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का सही मायनों में उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। याद रखें, यह है राजनीति से परे एक उद्देश्य।